हेलो बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती। देखो, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का वो इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग क्लास 10th के हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारे फॉर्मूले को याद करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मैथ में अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से आता है तो हम उस पर सवाल एकदम आराम से बना लेंगे। अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम सवाल को बना पाएँ। तो हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि यार हम फॉर्मूले को तैयार कर लें, उसके बाद सवाल को लगाते रहेंगे, फॉर्मूले का यूज करते रहेंगे, हमें फॉर्मूला और अच्छे से याद आ जाएगा और साथ ही साथ हमें सवाल को करने में कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको जरूर करना और हो सके तो सभी लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करना जितना हो सके, है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर से। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है जी, हमारा नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला यार हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने आना चाहिए। अगर देखोगे तो अभी हम कुछ दिन पहले यूट्यूब पे ही इसका हम लिए थे वन शॉट, जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से डिटेल से एकदम मस्त तरीके से बताए थे, है ना। उसके बाद हम जानते हैं सर एलसीएम और एचसीएफ में आपस में संबंध क्या होता है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। लास्ट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो सिद्ध करने वाला होता है कि सिद्ध करो रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5। और आजकल तो ये पूछा जा रहा है ये वाला कि सिद्ध करो ये एक अपरिमेय संख्या है। आजकल ये टाइप का सवाल बहुत अधिक पूछा जा रहा है, तो सबको क्या करना है, इसको बढ़िया से एकदम तैयार कर लेना है। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, साथ में इसको भी तैयार कर लेना है मस्त तरीके से। बात करें सेकंड चैप्टर में, तो सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला कुछ है नहीं, सिंपल सा भी आएगा एक फॉर्मूला, बता देंगे भी क्या है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई अगर हमारे पास रैखिक बहुपद है तो इसका व्यापक रूप ये होता है जिसका घात 1 होता है, और द्विघात बहुपद है तो उसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और त्रिघात होगा तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी होता है। जहाँ पे याद रखना कि जो ए होता है ना, ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। देखो बाकी रही सर इस सारे चैप्टर के फॉर्मूले की पीडीएफ की बात, तो देखो हम लोग सिंपल से एक वरदान बैच लेके आए हैं बच्चों के लिए, एकदम फ्री में है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फीस मात्र 49 रुपये रखा गया है, बहुत अधिक नहीं रखा गया है, केवल फ्री में ही है। बस होता ये कि हम लोग एप्लीकेशन पे जो क्लास देंगे तो वहाँ पे तुम्हारा क्लास और पीडीएफ एक साथ रहेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सबका पीडीएफ भी वहीं पर एक साथ मिल जाएगा, तो खोजना नहीं पड़ेगा। टेलीग्राम पे वीडियो कहाँ है, पीडीएफ क्या है, पता नहीं चलता है, बच्चे परेशान होते हैं। तो ये एप्लीकेशन का ही फीस है भाई, हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे हैं, केवल और केवल ये एप्लीकेशन का फीस है कि ज्वाइन करोगे तो भाई वो चार्ज लेता है, वो चार्ज तुम दे देना। देने के बाद आराम से अपना पढ़ाई करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, ठीक है। तो जिनको भी इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो बैच ज्वाइन करके आराम से वरदान बैच में इसका पीडीएफ ले लेंगे। क्लियर। चलो बात करें सर थर्ड चैप्टर की, सॉरी थर्ड चैप्टर नहीं, इसमें भी एक फॉर्मूला है सर, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है माइनस में एक्स का गुणांक अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस में बी अपॉन ए होता है, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला होता है सर जी शून्यकों का गुणनफल, जिसे कहते हैं सर अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। थोड़ा फास्ट होगा लेकिन आराम से देखो, जो बच्चे पढ़े हैं वो आराम से पूरा रिवीजन करेंगे, हर एक फॉर्मूले को अपने माइंड में बोलेंगे कि वो फॉर्मूला उन्हें अच्छे से रिकॉल हो जाए, बढ़िया से हो जाए रिवीजन, ठीक है। तो सर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, सी बाई ए होता है। एक और फॉर्मूला इसमें मिलता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, कि हम कैसे द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, ठीक है। अब आता है सर जी हमारा थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में क्या है, हमारे पास सर जी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर इसमें बात करें फॉर्मूले की, तो इसमें फॉर्मूला मेन 3 फॉर्मूला है सर जी। अगर हमारे पास 2 रैखिक समीकरण दिए जाए तो उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि वो समांतर हैं, कि समपाती हैं, कि प्रतिच्छेदी हैं। तो हम क्या कहते हैं, अगर सर जी इन तीनों का अनुपात बराबर आ जाएगा तो रेखाएं संगत है, संगत है मतलब कि समपाती है, समपाती है मतलब
इसमें अनंत हल मिलेंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों का मान बराबर है, इसका मान बराबर ना है, तो बोलते हैं सर जी समांतर है, मतलब इसका कोई हल नहीं है, अर्थात क्या है, ये असंगत है। उसके बाद अगर स्टार्टिंग बराबर ना है तो बोलेंगे सर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ये 3 केस होता है, ये तीनों केस सबको याद रखना है, ठीक है। और अगर आगे बढ़ेंगे चैप्टर 4 में क्या है, सर चैप्टर 4 द्विघात समीकरण है। इसमें क्या करना है, हमें इसका मूल निकालना है। इसका मूल निकालते हैं तो हम लोग उसमें निकालते हैं विविक्तर। विविक्तर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे विविक्तर का सूत्र होता है। अब इसमें 3 केस बनता है। अगर सर जी हमारे विविक्तर का मान 0 के बराबर होगा तो इसके मूल वास्तविक और समान होते हैं, और अगर विविक्तर का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, मतलब कि अलग अलग होंगे। और लास्ट केस, अगर सर 0 के छोटा हो जाए तब बोलेंगे सर इसके मूल अवास्तविक होते हैं, मतलब काल्पनिक होते हैं। और द्विघाती सूत्र जो होता है ये हमको याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। सूत्र होता है सर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a, ये होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी है। सिंपल है सर जी, समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम ए कहते हैं, सर्वांतर को हम लोग डी कहते हैं, और एनवा पद का सूत्र देखो ये होता है, ये होता है एनवा पद का, ये होता है स्टार्टिंग से एनवा पद का सूत्र। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतिम से एनवा पद का सूत्र जो होता है वो होता है एल माइनस में n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे एल क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है, याद रखना। और इसमें n पदों का योग का 2 फार्मूला होता है। एक होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक होता है a प्लस एल के फॉर्म में, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये 2 फार्मूला होता है, ठीक है। बात करेंगे आगे त्रिभुज में सर सबसे पहला प्रमेय 6.1, जिसमें सर जी अगर कोई एक त्रिभुज है, उसमें एक रेखा है जो किसी तीसरी भुजा के समांतर है, तो वो क्या करते, 2 भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है कि नहीं, AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC, इस अनुपात में डिवाइड करती है। ये हमारा फॉर्मूला है, उसका यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में केवल हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला भी और भी है। एक फॉर्मूला है सर जी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है सर जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हमारी बिंदु एक मूल बिंदु मान ली जाएगी तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र होता है रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही होता है। अगर इन सारे फॉर्मूले को सब लोग तैयार कर लोगे ना तो लगभग हमारा मैथ एकदम स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता है ना उन्हें मैथ से डर लगता है। तो रियलिटी यही है, जिस दिन तुम्हें फॉर्मूला दिमाग में छप जाएगा तो तुम हर एक सवाल को लगाओगे, नहीं आएगा तो उसे लगाने का कोशिश करोगे, और कोशिश करते करते वो सवाल लग जाएगा। इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी फॉर्मूले को सबको याद रखना है, लिख लिख के याद करना है। सर विभाजन सूत्र ये होता है ना, ये होता है अंत विभाजन, है ना, अंत विभाजन का सूत्र ये होता है। उसके बाद मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है, और अगर कोई त्रिभुज है तो उसके केंद्रक का सूत्र ये होता है, ठीक है, बढ़िया से याद रखना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर जी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, उसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसके बाद सर चैप्टर नंबर 8 देखो, त्रिकोणमितीय परिचय में पाइथागोरस प्रमेय होता है जो कि बेसिक होता है, सबको नहीं पता होगा लेकिन हम बता रहे हैं। ये कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, उसमें अगर कर्ण का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ देंगे, और अगर कर्ण को छोड़ के दूसरी छोटी भुजा लंब का या आधार का मान निकालना होगा तो क्या करोगे, कर्ण में से घटा दोगे। बाकी साइन थीटा बराबर, देखो बहुत सारे लोग लाल बटे कक्का कक्का काकी याद करते हैं, हम समझाए थे कक्का काकी नन्ना नानी मत याद करना। अरे सिंपल याद कर सकते हो, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार, बात खत्म। क्यों ट्रिक बनाना है, कौन सा टाइम वेस्ट करोगे, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना, याद रखो चीजें।
अपने दिमाग का, अपने खोपड़ी का, अपने कंप्यूटर का जितना तुम यूज करोगे वो उतना स्मूथ चलेगा, उतना फास्ट काम करेगा। तो उसे आराम मत दो, उससे काम करवाओ। ठीक है, याद करो, जाके देखो, चैप्टर नंबर 8 में समझाए हैं, एप्लीकेशन पे पूरा पढ़ाए हैं, एग्जाम्पल देके समझाए हैं। ठीक है, कि क्या बेस्ट है। आ जाओ, बाकी सारा फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। इस त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले को सबको याद रखना है, और ये सारे फॉर्मूले हम लिख के दिए हैं, देखो डिटेल से, और ये सब सारे फॉर्मूले हम समझाए भी हैं एप्लीकेशन पे, क्लास में इन सारे फॉर्मूले को याद करने का तरीका डिटेल से समझाए भी हैं। इसको तोड़ के आराम से याद कर सकते हो ना, बाकी सारी वैल्यू याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो चैप्टर नंबर 9 में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। इसमें केवल और केवल हमें उन्नयन कोण और अनुमान कोण पता होना चाहिए। तो बस वही ऊंचाई दूरी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग सारे सवाल लगाते हैं। इसमें कुल चैप्टर में कहो तो 20 सवाल है। अगर इन 20 सवाल को तैयार कर लोगे तो हो जाएगा। और अभी हम कुछ दिन पहले देखोगे, कुछ दिन पहले यूट्यूब पे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का लिए थे वन शॉट। उस वन शॉट में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। चैप्टर नंबर 9 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए हैं। तो सभी लोग जाना, एक बार देखना उस वीडियो को। एग्जाम्पल के साथ साथ प्रश्नावली का भी पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं। देखोगे तो चैप्टर नंबर 9 एकदम तैयार हो जाएगा, गारंटी के साथ। नहीं आएगा तो कहना हमसे। चलो, वृत्त में क्या होता है सर? वृत्त में 3 प्रकार की भैया रेखा होती हैं, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा। बस इनको समझना है और फिर सवाल लगाना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसे बनेंगे हमारे। यही देखो लिखा गया है, अगर स्पर्श रेखा जाती है तो एक बिंदु पे काटेगी, है कि नहीं? अगर कोई रेखा, कोई एक बिंदु है कि नहीं, बाहर बिंदु से 2 खींचते हैं, और अगर अंदर होगा तो एक भी नहीं खींचेंगे। ये 3 केस लिखा गया, तीनों को याद रखना अपना अच्छे से। और इसका जो प्रमेय है, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.1 क्या बताता है? प्रमेय 10.1 सिद्ध करना होगा। प्रमेय 10.1 ये बताता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। और 10.2 क्या बताता है कि वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ओके, उसके आगे चलोगे, देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम ये कहते हैं सर, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है ये होती है πr प्लस में 2r। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी भूलना मत। ओके, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²/2 हो जाता है। ओके जी, आसान चीज है। बाकी जब हम देखेंगे आगे त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू में πr²। अगर हमें निकालना होगा दीर्घ त्रिज्यखंड तो हो जाएगा 360 माइनस θ/360 इंटू में πr²। ओके, चलो वृत्त के चतुर्थांश का निकालना होगा तो 1/4 πr²। सारे फॉर्मूले हैं, लिखना होगा, याद करना होगा, मजाक नहीं है ना, सब कुछ छाट के लेकर आए तुम लोग के लिए। अब सर चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू में 2πr। क्लियर है? और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हम चैप्टर में करवाएं, देखोगे तो बताएं कि ये कैसे बना है और इसे हमें कैसे याद रखना है। ओके, चलो अब अगर आगे देखोगे तो बनेगा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इन सारे फॉर्मूले को सबको लिख लिख के याद करना है। इन सारे फॉर्मूले को सभी को लिख लिख के याद करना है कि सर वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणे √2 होता है। परिमाप क्या होता है? इतना होता है। क्षेत्रफल कितना होता है? इतना होता है। ये सारा का सारा याद रखना है, सारा का सारा। फिर आयत का विकर्ण क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। घन का विकर्ण, घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन। ओके, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस में 2πr² होता है। बेलन का आयतन होता है πr²h। चलिए आगे बढ़िए, सारे फॉर्मूले को बस हम पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ो,
रिवीजन करो, पीडीएफ से रिवाइज करो, फिर याद हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। अगर रही बात अर्धगोले की तो सब आधा कर दोगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे सर तो शंकु के लिए शंकु की ऊंचाई h होती है, शंकु की त्रिज्या r मानते हैं, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम क्या मानते हैं, l मानते हैं। इन तीनों के बीच का संबंध क्या होता है? संबंध जो होता है वो होता है सर जी l बराबर √h² + r²। शंकु के वक्रपृष्ठ होता है πrl, संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है πrl प्लस में πr² होता है, और इसका आयतन होता है 1/3 πr² होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। सांख्यिकी में केवल देखो 3 फॉर्मूले हैं, 3 टॉपिक है, ये हमको याद रखना है सर। सांख्यिकी में हमको माध्य निकालना है, माध्यिका निकालनी है, और बहुलक निकालना है। माध्य के लिए 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है सर प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम करते हैं डायरेक्ट, बोलते हैं सर f(xi) है ना, समेशन ऑफ fi(xi) को डिवाइड कर दो समेशन ऑफ fi से। कल्पित माध्य विधि में हम लोग उसमें कल्पना करते हैं, मानते हैं a, इसका फॉर्मूला बनता है a + समेशन ऑफ fi di अपॉन में क्या fi। और इसमें जब करेंगे तो यहाँ पे fi ui होता है, यहाँ पे क्या होता है fi ui होता है। ओके, क्या होगा fi ui होता है। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से बोलो, समझ गए? बात करेंगे आगे। सर बहुलक का सूत्र ये होता है, सिंपल से बहुलक का सूत्र है जो सबको याद रखना है, एंड l f1 - f0 अपॉन में 2f1 - f0 - f2 × h, ये फॉर्मूला होता है जिसमें सबका मान दिया गया। और उसके बाद ये है, यहाँ पे प्रेक्षणों होगा ना, यहाँ पे क्या होगा प्रेक्षणों। ओके, ये होता है माध्यक का सूत्र, इसे हम लोग कहते हैं माध्यिका। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये सवाल आता है, ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों में आता है, तो सबको याद होना चाहिए, सबको ये याद होना चाहिए कि सर बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस में क्या 2 गुणे माध्य। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ओके, चलिए अब आता है सबसे लास्ट चैप्टर प्रायिकता। प्रायिकता में सिंपल एक ही फॉर्मूला, उसी से पूरा सवाल बनता है। बोलते हैं सर किसी घटना के होने की प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल स्थितियां बटे कुल संभावित स्थितियां, कुल संभावित स्थिति, कुल संभावित स्थितियां। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, और पूरक घटना की जो मान होता है वो होता है 1 माइनस किसी घटना के होने की प्रायिकता। और यहाँ पे लिखा गया है किसी भी प्रयोग में किए गए सभी प्रयोगों के प्रारंभिक प्रयोगों में जो घटनाएं होती हैं उन सबकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है ना। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर का फॉर्मूला, जिसको हम फटाक से बता दिए। उम्मीद करेंगे कि एकदम कम टाइम में हम सभी को सारे फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करवा पाए होंगे। अगर रिवाइज करवाए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ सर मेरा बहुत बढ़िया से रिवीजन हो गया। और अगर जितने लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो सब लोग वरदान बैच ज्वाइन करके उसमें इसका पीडीएफ ले लेना और आराम से इसका करना रिवीजन, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है उसको समझने के लिए हमें उनके फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो फॉर्मूले को हम 4 दिन 5 दिन लगातार पढ़ेंगे तो हमें सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और हमें फिर चैप्टर को सॉल्व करने में, उसके सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी। ओके जी, चलिए जैसा होगा सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती, बाय बाय, टाटा।